देखिए, शिवसेना पर सुप्रीम सुनवाई का दिन है आज। महाराष्ट्र के शिंदे गुट के विधायकों की सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल की तरफ से शिंदे गुट को आमंत्रण देने को लेकर भी मामले पर सुनवाई हो रही है। दरअसल 16 शिवसेना के विधायकों को बागी करार दिया जाए, यही मामला जो शिवसेना लेकर पहुंची थी, या उद्धव गुट कहना चाहिए लेकर पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में, उसी को लेकर यह सुनवाई शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। महाराष्ट्र को लेकर अब आज सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई शुरू हो चुकी है। शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता का यह पूरा मामला है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से किस तरीके से दलीलें रखी जा रही हैं, सुनवाई कैसे आगे बढ़ रही है। अंकित, रोमाना, इस मामले में जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जो उद्धव गुट की तरफ से जो वरिष्ठ वकील है कपिल सिब्बल, वो दलीलें पेश कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार को गिराया जाता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शेड्यूल 10 में इसको लेकर के कोई संरक्षण नहीं दिया गया है, यानी कि वो कानून और संविधान में जो खामी है ना, उसका जिक्र कर रहे हैं। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि शिवसेना से अलग होने वाले विधायक अयोग्य हैं, यानी कि वो अभी भी उसी बात पर अड़े हुए हैं, अभी भी अपने तर्क वही रख रहे हैं कि देखिए, ये जो है विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, वो अयोग्य उनको करार दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शेड्यूल 10 के हिसाब से जो नियम और कानून है उस हिसाब से उन्होंने किसी में विलय नहीं किया है। कपिल सिब्बल लगातार शेड्यूल 10 का जिक्र कर रहे हैं। उसके अलावा अब ये भी कह रहे हैं कि अब जो राज्यपाल ने जिस तरीके से उनको जो सरकार बनाने के लिए न्योता दिया, वो भी संवैधानिक है। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, लेकिन उसके बावजूद शिंदे गुट के समर्थन वाली सरकार को सरकार बनाने का न्योता दिया गया। और उसके साथ में इतना ही नहीं, न्योता ही नहीं दिया गया, उनको वोट डालने का वहां अधिकार भी दे दिया गया, और ये असंवैधानिक है। तो कपिल सिब्बल उसी तर्क को अपना, उसी दलीलों को आगे बढ़ा रहे हैं जिस पर जो है मामले की पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी बात खत्म की थी। क्यों? क्योंकि इस मामले की 11 जुलाई को सुनवाई होनी थी। जो उद्धव गुट है वो ये उम्मीद कर रहा था कि 11 जुलाई को मामले की सुनवाई हो जाएगी, हो सकता है कि कोई आदेश आ जाए, लेकिन 11 जुलाई को कुछ हुआ नहीं, लिहाजा आज एक बार फिर से इस मामले की सुनवाई है। लेकिन अब तो घटनाक्रम काफी आगे बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि संसद में जो है जो शिंदे गुट के नेता हैं उनको मान्यता मिल चुकी है। मामला जो चुनाव आयोग तक पहुंच गया है, चुनाव आयोग में भी एक चिट्ठी भेज दी गई है, ये कहते हुए कि हम ही असली शिवसेना है, हमको मान्यता मिलनी चाहिए। तो भले ही अभी यहाँ मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के लिए रखी थी, तो एक आदेश दिया था, और उस आदेश में यह कहा गया था कि सब्जेक्ट टू कोर्ट फाइनल डिसीजन, यानी कि जो भी कोर्ट का अंतिम फैसला होगा उसके आधार पर तय होगा कि ये जितनी भी अब तक कार्रवाई हुई है वो सही है या नहीं। हालांकि कोर्ट अब इस मामले में कितना हस्तक्षेप करेगा वो अपने आप में सवाल है। क्यों? बिल्कुल सवाल कई है अंकित गुप्ता, लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कोर्ट का जो रुख है, कहीं ना कहीं शिवसेना पर असली कब्जा किसका, किसकी शिवसेना असली, किसकी शिवसेना नकली, कहीं ना कहीं शिवसेना पर दावे को मजबूती या फिर कमजोर करेगा अदालत का फैसला, ये तो कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर लड़ाई तो इसी चीज को लेकर के है ना कि शिवसेना है किसकी। शिवसेना में अगर जो है सुप्रीम कोर्ट, उदाहरण के तौर पर देखिए, अब 2 सिनेरियो बचते हैं। पहला सिनेरियो ये कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो जो 16 विधायकों के अयोग्यता का फैसला था वो जो है उस दौरान लिया जाना चाहिए था, तो फिर तस्वीर बहुत पलट सकती है, क्योंकि फिर जो एक नए सिरे से तस्वीर बनने लगेगी कि अगर वो 16 विधायक निलंबित होते हैं, उनकी सदस्यता जाती है, तो क्या घटनाक्रम होगा, क्या बहुमत होगा या नहीं होगा, ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन ये होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कानून के जानकारों और संवैधानिक जानकारों से, संविधान के जानकारों से जब हमने बात की है, तो उन्होंने इसकी संभावना कम जताई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर जो है सुप्रीम कोर्ट से ये शिंदे गुट है इसके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो क्या होगा? तो फिर जो चुनाव आयोग में मामला चल रहा है, वो एक तरीके से शिंदे गुट इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला देगा। वो यही कहेगा, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला आया है। इस सबके बीच में एक दलील आई है जो कपिल सिब्बल दे रहे हैं कि कोर्ट का फैसला हम इन सभी बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहते हैं जिस बारे में हमने पिछली बार भी अपनी दलीलें रखी थी। उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने विधानसभा के सभी रिकॉर्ड तलब कर ले और उन्हें देखे, यानी कि अब कपिल सिब्बल मांग क्या कर रहे हैं? कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, कपिल सिब्बल किसके वकील हैं? फिर से दोहरा रहा हूं, उद्धव गुट के जो वकील कपिल सिब्बल हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट को जो चाहिए कि विधानसभा के जो सारे रिकॉर्ड्स हैं वो मंगा ले और उसके आधार पर देखे कि क्या हुआ है।
ये भी देखिए कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई और किस तरह से की गई। यानी कि विधानसभा की पूरी कार्रवाई का ब्यौरा कोर्ट में मंगाया जाए, कपिल सिब्बल की मांग है। एक और महत्वपूर्ण दलील जो कपिल सिब्बल के सामने आई है कि अयोग्य लोगों को इस तरह से लंबे समय तक नहीं रहने देना चाहिए, जल्द सुनवाई होनी चाहिए। अब जोर किस बात का है? जोर इस बात का है कि इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि ये जो लोग हैं जिसमें से 16 लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिर दोहराना चाहूंगा कि जो टोटल 39 विधायकों का मामला जो है, 39 विधायक एक तरीके से शिंदे गुट के साथ आए थे, लेकिन जो अयोग्यता का मामला जो पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था वो 16 विधायकों को लेकर ही था, जिसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल था। लिहाजा कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि इन 16 विधायकों को अपने पद पे नहीं रहना चाहिए, ये लोग अयोग्य हैं और इनको अयोग्यता पर इनकी जो है जल्द सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो भी जो घटनाक्रम है वो चलने दीजिए, लेकिन अंतिम फैसला जो हमारा होगा उसके आधार पर आगे की जो है रूपरेखा तय होगी। तो कपिल सिब्बल अब क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई हो, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं ये पता है, वरिष्ठ वकील हैं, उनको भी पता है कि मामला चुनाव आयोग तक भी पहुंच चुका है, संसद भवन में भी मान्यता मिल गई है शिंदे गुट को। ऐसे में अगर चुनाव आयोग से भी इस बीच में फैसला आ जाता है, हालांकि उसमें वक्त लगेगा, लेकिन अगर वो फैसला आ जाता है तब तो उद्धव गुट का दावा एकदम खत्म सा हो जाएगा। लिहाजा कोशिश क्या है? कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 जुलाई की तारीख तय की थी उसमें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज जब सुनवाई हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस मामले में फैसला ले, ये कपिल सिब्बल मांग कर रहे हैं। एक नया अपडेट आया है, अब जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी वो खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अलग होने वाला गुट गुवाहाटी चला गया, तब के डिप्टी स्पीकर को अज्ञात ईमेल से चिट्ठी भेजी गई कि हमें आप पर विश्वास नहीं है, डिप्टी स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। अब अभिषेक मनु सिंघवी क्या कर रहे हैं कि जो जिन विधायकों की अयोग्यता का मामला है ना, उन्होंने वो तो गुवाहाटी चले गए और उन्होंने वहां से एक अज्ञात ईमेल से चिट्ठी भेजी डिप्टी स्पीकर के पास में, जिसको डिप्टी स्पीकर ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हमें क्या पता कि ये चिट्ठी किसने भेजी है, और ऐसे में डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत क्यों है। डिप्टी स्पीकर की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है ना, डिप्टी स्पीकर ने जो उनकी अयोग्यता, जो उनका जो है, जो उन्होंने ये कहा था कि उनको अयोग्य ना किया जाए, वो अपना एक अलग फ्रैक्शन बना रहे हैं, तो उस पर जो उनका जवाब आया था, उस पर जो है डिप्टी स्पीकर को कैसे पता कि ये जवाब किसने दिया है, क्योंकि अज्ञात ईमेल से जवाब आया था। लिहाजा उसको उसी वक्त खारिज कर दिया गया था और इसी वजह से ये अयोग्यता की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए थी। डिप्टी स्पीकर के पास में अधिकार होना चाहिए था। लेकिन दूसरी चीज, डिप्टी स्पीकर को एक और चिट्ठी भेजी गई थी जिसको भी उन्होंने खारिज किया था। वो चिट्ठी क्या थी? उसमें यह कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर के ऊपर विश्वास नहीं है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने जो बागी विधायक थे, जो एकनाथ शिंदे गुट के फिलहाल जो है मौजूदा सरकार में हैं, उन्होंने उन विधायकों ने ये कहा था कि देखिए जो डिप्टी स्पीकर यहाँ पर जिनको फैसला लेना है इस चिट्ठी पर, हमको तो उन पर ही विश्वास नहीं है, पहले उन पर ही, उनके जो पद को लेकर ही चुनाव होना चाहिए, जिसको डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया था। और वहां पर भी दलील यही थी कि देखिए वहां पर एक अज्ञात ईमेल से हमारे पास में आया, हमको पता ही नहीं है ये किसने भेजा है, लिहाजा उसको खारिज कर रहे हैं और इसी वजह से पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी दलीलें दी गई थी। एक अपडेट आया है, अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी जो कि डिप्टी स्पीकर के जो तत्कालीन डिप्टी स्पीकर थे, उनके वकील हैं, उन्होंने ये कहा है कि जब उसे रिकॉर्ड पर लिया ही नहीं गया तो डिप्टी स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव लंबित होने पर कामकाज से कैसे रोका जा सकता है। अब क्या दलील है कि देखिए डिप्टी स्पीकर के पास में एक चिट्ठी आई, एक ईमेल आई जिसमें यह कहा गया कि हमको आपके ऊपर अविश्वास है, हमको आपके ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन जब उसको वहीं खारिज कर दिया गया क्योंकि यही नहीं पता है कि ये ईमेल भेजा किसने है, तो फिर जब उसको खारिज कर दिया गया तो फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ वो लंबित ही कहाँ रहा। जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं लंबित था तो जो तत्कालीन यानी कि उद्धव खेमे के जो डिप्टी स्पीकर थे, हालांकि अब तो नए स्पीकर बन चुके हैं, लेकिन उस दौरान अभी तो राहुल नार्वेकर बन चुके हैं, लेकिन उस दौरान जो डिप्टी स्पीकर थे वो जो है उस दौरान उनका ये कहना है कि उन्होंने तो जो अंकित गुप्ता, ये वाली दलील जो है डिप्टी स्पीकर को जो ईमेल भेजा गया कि हमें आप पर विश्वास नहीं है और उसको जो खुद डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया क्योंकि वो अज्ञात ईमेल से आया था, ये वाली दलील एक तरीके से जब ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में आया था और खुद अदालत की तरफ से कहा गया था कि साहब आप पर तो विश्वास ही नहीं है, आपके खिलाफ खुद ही अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है और आप खुद ही उसको दरकिनार कर रहे हैं, आप खुद ही उसको खारिज कर रहे हैं, तो वो जो सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले उठाया गया था उसी के जवाब के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि यहीं से कहीं ना कहीं इस केस की बुनियाद पड़ी थी और यह मामला आगे बढ़ा था और सब कुछ स्टेटस को होता चला गया था। अंकित,
रोमाना, ये दलीलें वैसे पहले भी दी जा चुकी हैं, क्योंकि हम लोग लगातार इस केस को फॉलो भी कर रहे हैं और महाराष्ट्र के घटनाक्रम को भी पूरा देखा हुआ है। तो ये दलीलें कोई ऐसा नहीं है पहली बार दी गई, पहले भी दी गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से उन्हीं दलीलों पर फिर से जोर देने की कोशिश है, क्योंकि यही उनके पास में एक सबसे बड़ा डिफेंस है, या ये कहा जाए यही सबसे मजबूत दलील है। क्योंकि अगर डिप्टी स्पीकर के पास ये अधिकार नहीं बचता है तो फिर तो मामला जिस तरीके से आगे बढ़ा है वो तो सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस दौरान जो है अंतरिम रोक नहीं लगाई थी और फ्लोर टेस्ट करने को कहा था। लेकिन सवाल ये हो रहा था कि डिप्टी स्पीकर ही फ्लोर टेस्ट करवाएंगे या कोई और करवाएगा, क्योंकि अगर वो डिप्टी स्पीकर जो कि उद्धव गुट के थे वो फ्लोर टेस्ट करवाते तो वहां पर फिर वो पहले इन 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर के फैसला ले सकते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। और इसी वजह से वहीं से जो है उद्धव खेमे का या उद्धव गुट का जो है एक तरीके से, अगर हम ये शब्द का इस्तेमाल करें ना कि खेल बिगड़ता चला गया, तो कहना गलत नहीं होगा। वहीं पर से जो है पूरा जो है बाजी पलट गई, एकनाथ शिंदे गुट के सामने के पक्ष में आ गई और उद्धव गुट को एक झटका लगा था। इस सब के बीच में लगातार अभिषेक मनु सिंघवी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर जो तत्कालीन डिप्टी स्पीकर थे, यानी कि 20, 22, 24 जून तक जो ये विश्वास मत हासिल हुआ है, उससे पहले तक जो डिप्टी स्पीकर थे वो उस दौरान निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थे, उनके पास अधिकार था। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है, मामला सब जुडिस है, और उधर जो फ्लोर टेस्ट हो गया, नए स्पीकर चुन लिए गए, तो ऐसे इस चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए पूरी साजिश रची गई है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे वो कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी, अभी और दलीलें जारी हैं। सहयोगी निपुण सहगल लगातार कोर्ट के अंदर मौजूद हैं और एक एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज लगातार हर वो जो है खबर दर्शकों तक पहुंचा रहा है जो इस केस से जुड़ी हुई है। और रोमाना, ये समझना जरूरी है, देखिए अब क्योंकि यहाँ पर घटनाक्रम बहुत आगे बढ़ चुका है, अब नए स्पीकर ने यहाँ पर शपथ ले ली है, उन्होंने यहाँ पर जो फ्लोर टेस्ट भी करवा लिया है, तो ऐसे में अब क्या उन स्पीकर के जो अधिकार हैं, क्या वहां सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल, और इसीलिए महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि कपिल सिब्बल मतलब उद्धव गुट की तरफ से अब इस मामले में जो जल्दी सुनवाई की बात की जा रही है, अभी कुछ देर पहले जो कपिल सिब्बल ने कहा है अदालत में कि साहब इस मामले में जल्द सुनवाई हो, उसके पीछे पूरा का पूरा मकसद यही कि किसी तरीके से शिवसेना कहीं उद्धव ठाकरे के हाथ से ना निकल जाए। अब पूरा जोर जल्दी सुनवाई, जल्दी फैसला, इसी वजह से आगे बढ़ाया जा रहा है। अंकित गुप्ता, निश्चित तौर पर इस सबके बीच में एक नई दलील सामने आ गई है। सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से ये जो जानकारी निकल के सामने आई है, जब देखिए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं, इन विधायकों को वोट डालने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए था, यानी कि फिर उसी बात पर दलील ली जा रही है कि 16 विधायकों के जब अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, हालांकि ये कह दिया गया था कि इनको जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से वोट डाला है वो मौका ही नहीं मिलना चाहिए था। यानी कि अभी भी जो अभिषेक मनु सिंघवी हो या कपिल सिब्बल हो, उस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं जो कि मौजूदा सरकार बनने से पहले का था, जो फ्लोर टेस्ट से पहले का था, और वो यही कह रहे हैं कि इनका अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था, लेकिन भले ही ठीक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इनको जो है वोट डालने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए था। और ये कानूनी, ये अब अभिषेक मनु सिंघवी की क्या दलील है, ये कानून का ही नहीं बल्कि नैतिकता का भी सवाल है, यानी कि अब कानून से अलग हट करके नैतिकता की भी दलील दे रहे हैं कि देखिए ये तो नैतिकता भी है ना कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और वही विधायक वोट डाल रहे हैं। लेकिन फिर दोहराना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि फ्लोर टेस्ट में ऐतराज नहीं होना चाहिए, और जो विधायकों की जो अयोग्यता का मामला है वो यहाँ पर लंबित है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा था कि ये विधायक वोट नहीं डालेंगे, इनकी अयोग्यता का मामला भले ही लंबित है, लेकिन कोर्ट ने वोट डालने पर रोक नहीं लगाई थी। लिहाजा वहां पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन था कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होगी, लेकिन ये वोट भी डाल सकेंगे। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी यही बता रहे हैं कि ये नैतिकता का भी सवाल है यहाँ पर कि अगर किसी के खिलाफ मामला कोर्ट में लंबित है तो क्या उसको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यकीन मानिए रोमाना, ये जो कानूनी दांवपेच है ना, ये दलीलें हैं, ये फिलहाल जब मैंने कानून के जानकारों से बात की है, संविधान के कुछ विशेषज्ञों से बात की है, उनका ये कहना है कि आज की तारीख में ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, उसकी वजह उन्होंने क्या बताई है। हालांकि ये वरिष्ठ वकील हैं, ये अपनी तर्क दे रहे हैं, ये लोग कानून और संविधान के ज्ञाता हैं, लेकिन जब मैंने कुछ लोगों से बात की है वो वरिष्ठ संविधान के विशेषज्ञों से, उनका ये कहना है कि एक बार नई सरकार बन गई, सदन की कार्रवाई में जो फ्लोर टेस्ट हो गया उससे पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया था, तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट में जिसने विश्वास मत हासिल कर लिया, जो स्पीकर का फैसला है, अमूमन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अमूमन कोर्ट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। ये बात जो आप बार बार दोहरा रहे हैं कि देखिए जो स्पीकर का फैसला है या जो सदन के भीतर के फैसले होते हैं उसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करती है, लेकिन मान लीजिए क्योंकि इस वक्त सुनवाई चल रही है और हम सिनेरियो की बात कर रहे हैं, अगर ये फैसला बागी विधायकों के खिलाफ आ जाता है, अगर ये फैसला उद्धव गुट के पक्ष में आ जाता है, तो फिर तो एकनाथ शिंदे की कुर्सी भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है,
क्योंकि वो 16 बागी जिनकी सदस्यता रद्द हो, जो मांग की गई थी उद्धव गुट की तरफ से, उसमें एकनाथ शिंदे का नाम भी। अंकित, बिल्कुल रुमाना, सबसे महत्वपूर्ण वही होगा अगर जो पॉसिबिलिटी की आपने बात की ना कि किस तरीके का सिनेरियो बन सकता है। एक मान लीजिए ये सिनेरियो बनता है कि 16 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है, तो उसमें एकनाथ शिंदे का भी नाम है, उनकी भी कुर्सी जाएगी। और ऐसे में फिर ये सवाल होगा कि क्या एमएलसी का चुनाव होगा, एमएलसी के चुनाव के जरिए वो दोबारा चुन के आएंगे, क्योंकि 6 महीने का हालांकि वक्त होगा, तमाम जो है और विकल्प होंगे, लेकिन वहां पर सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहां पर यह भी सवाल उठता है कि क्या मौजूदा सरकार गिर जाएगी? तो फिलहाल जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं कि नहीं गिरेगी। क्यों? उसकी क्या वजह है? देखिए 287 की कुल संख्या है हाउस की। अगर हम उदाहरण के तौर पर ये मान लेते हैं कि 16 विधायकों की सदस्यता चली जाती है, तो हाउस की संख्या गिरकर रह जाएगी 271 की। 271 में जो बहुमत का आंकड़ा होगा 136 का, और आज की तारीख में बीजेपी और ये जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके पास आंकड़ा कितना है? 165, 164, 165 का आंकड़ा है कम से कम। और अगर 165 में से आप 16 माइनस भी कर देते हैं, तब भी 149 के आंकड़े पर खड़ी है बीजेपी एकनाथ शिंदे के समर्थन वाली सरकार। यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 136 के आसपास का, अगर हालांकि हम फिर कह रहे हैं ये सिर्फ एक पॉसिबल सिनेरियो है, बिल्कुल सिनेरियोस पर हम बात उस करें, पॉसिबल सिनेरियो पर भी चर्चा कर ले, हाँ। तो फिर वहां पर भी बहुमत जो है वहां पर फिर भी बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के समर्थन वाली सरकार के पास नजर आ रहा है। जी रोमाना, देखिए ना, हम सिनेरियोस पर बात कर रहे हैं और वो इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि नेता जो हैं, महाराष्ट्र की सियासत जिनको लेकर पहुंच गई है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, उनकी नजर भी तो सुप्रीम कोर्ट पे ही लगी हुई है ना। यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है अंकित गुप्ता कि अभी तक महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का जिस तरीके से विस्तार नहीं हुआ है, तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे गुट की नजर भी सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई, आज के फैसला तो मुश्किल ही आना, लेकिन आज की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के आज के रुख पर होगी। बिल्कुल बिल्कुल रुमाना, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि लगातार ये सवाल हो रहा है ना कि आखिर जो है विस्तार क्यों नहीं हो रहा है। तो संभवतः ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए मामला जो 16 विधायकों के निलंबन का जो अयोग्यता का मामला है, उसमें से कई ऐसे हैं जो कि मंत्री भी बन सकते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर जिस बात का आपने जिक्र किया ना, एकनाथ शिंदे का भी नाम उसमें शामिल है। कई और लोगों को अगर मंत्री बना दिया जाता है और बाद में अगर हम जो वही पॉसिबल सिनेरियो की बात कर रहे हैं, अगर वो अयोग्य करार हो जाते हैं, तब फिर जो है सरकार की बहुत ज़्यादा किरकिरी हो सकती है। तो ऐसे में फिलहाल अभी इसी वजह से संभवतः वो जो है एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, या मंत्रिमंडल का भी जो है विस्तार नहीं किया जा रहा है। इस सबके बीच में अपडेट ये आ रहा है कि अभिषेक मनु सिंघवी की दलील, अब नए स्पीकर ही अगर सब कुछ तय करेंगे तो ये सही नहीं होगा। नए स्पीकर के ऊपर सवाल उठा दिए हैं, राहुल नार्वेकर के ऊपर सवाल उठा दिए हैं कि राहुल नार्वेकर जो कि स्पीकर हैं, अगर वही सब तय करेंगे तो ये सही नहीं होगा। हम मांग करेंगे कि उन विधायकों को अंतरिम रूप से अयोग्य करार दिया जाए। यानी कि अभी भी दलील वही है कि उन 16 विधायकों को अयोग्य करार दिया जाए। अब सबके बीच में कोर्ट का एक सवाल, चीफ जस्टिस का एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, नई याचिका क्या दाखिल हुई है, नई याचिका के बारे में पूछ रहे हैं सिब्बल। अब अभिषेक ये जो कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि ये सुभाष देसाई की याचिका है, इसमें अब तक के सारे मुद्दे कवर किए गए हैं। यानी कि अब कोर्ट ने सवाल पूछा है कि एक नई याचिका भी दायर हुई है ना, उसमें क्या है। अब उसमें बताया ये जा रहा है कि ये सुभाष देसाई की याचिका है। रोमाना, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई और नई याचिका भी कोर्ट के सामने रख दी गई है, या ये वही याचिका है जिसमें एक बार फिर से मांग की गई थी कि इन 16 विधायकों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द होनी चाहिए। देखना दिलचस्प होगा। अब शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे वरिष्ठ वकील अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं कोर्ट के सामने। यानी कि जो कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उद्धव गुट के वकीलों की दलीलें पूरी हो गई हैं, और अब शिंदे गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे कोर्ट में पेश हो रहे हैं और वो अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रख रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अब तक की दलीलों को देखें, पिछले 20-22 मिनट की दलीलों को देखें, तो उद्धव गुट ने कोर्ट को यह बताने की कोशिश की है कि तत्कालीन डिप्टी स्पीकर के पास में अधिकार थे, उनको जो है उनको फैसला लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, ऐसे में कम से कम संविधान, कानून और नैतिकता का पालन करते हुए इन 16 विधायकों को अयोग्य करार देना चाहिए था। नहीं दिया गया तो कम से कम वोटिंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। और अब जबकि जो है इन्होंने सरकार बना भी ली है, कोई बात नहीं, लेकिन इनको अयोग्य करार दिया जाए। संभवतः उनका निशाना एक तरीके से एकनाथ शिंदे को लेकर भी है, क्योंकि उनको भी पता है, यानी कि उद्धव गुट को भी पता है कि अगर ये 16 विधायक अयोग्य करार होते सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, तो वहां पर तलवार लटकेगी एकनाथ शिंदे के ऊपर भी, क्योंकि उनका भी नाम इन 16 विधायकों में शामिल है। और इसी वजह से अब जो है बार बार जोर यही दिया जा रहा है कि इन 16 विधायकों को तो कम से कम जो है अयोग्य करार दिया जाना चाहिए। लेकिन सहयोगी निपुण सहगल के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, हरीश साल्वे की दलील। पहली दलील क्या है? मैं तथा कथित पापियों की तरफ से पेश हुआ हूं।
यानी कि हरीश साल्वे की खैर इस तरीके से जो है अपनी दलील पेश करने का अंदाज भी है कि देखिए हमको पापी बताया जा रहा है ना, हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो मैं तथा कथित उन्हीं लोगों की तरफ से पेश हुआ हूं। क्या पार्टी में रहते हुए नेता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता? उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल उठाया था ना इन लोगों ने, तो उसी का जिक्र कर रहे हरीश साल्वे कि अगर हम उस पार्टी में हैं तो क्या उस नेता के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते? पार्टी के नेता के ऊपर क्या ये नहीं बताया जा सकता कि आपको बहुमत का समर्थन नहीं है? यानी कि अगर इन लोगों ने उद्धव ठाकरे को ये बताया कि देखिए आपकी पार्टी में ही हम लोगों को आपके पास बहुमत नहीं है, तो इसमें गलत किया है। यानी कि एकनाथ शिंदे के वकील हरीश साल्वे, एकनाथ शिंदे गुट के जो वकील हैं हरीश साल्वे, वो ये बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को यही तो बताया ना कि पार्टी में बड़ा धड़ा ऐसा है जो ये चाहता है कि आप महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलिए, तो उसमें गलत किया है। हरीश साल्वे की एक और दलील सामने आई है कि एक राजनीतिक पार्टी को भी लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण, क्यों? इसके जरिए हरीश साल्वे ये भी बता रहे हैं कि देखिए अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी, यानी कि सिर्फ उद्धव ठाकरे और कुछ लोग मिलकर के जो फैसला ले रहे थे वो वहां चल रहा था, जबकि पार्टी का एक बड़ा धड़ा ऐसा था, 2/3 से ज्यादा विधायक ऐसे थे जो ये चाहते थे कि महाविकास अघाड़ी सरकार से अलग हो, लेकिन उसके बावजूद उद्धव ठाकरे और उनके कुछ करीबी लोग महाविकास अघाड़ी में रहना चाहते थे। और जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि पार्टी को भी लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए, इसका क्या मतलब है? इसका जो अगर लोकतांत्रिक तरीके से चलना चाहिए, इसका तो मतलब ये है ना, ये बता रहे हैं कि पार्टी अलोकतांत्रिक तरीके से चल रही थी, यानी कि वहां पर जो पार्टी में एक बहुसंख्यक यही तो आरोप है ना, यही तो आरोप है जिसको लेकर एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था कि साहब परिवारवाद जो है वो शिवसेना पर हावी कर दिया गया, जबकि शिवसेना जो है वो तो हिंदुत्व के विचार को आगे बढ़ाने वाली एक पार्टी थी जिसकी नींव जो है वो बाला साहेब ठाकरे ने डाली थी, और उसी हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जिसके साथ एक तरीके से परिवारवाद के चलते समझौता कर दिया उद्धव ठाकरे ने। हम अलग हो रहे हैं, हम ये बगावत एक तरीके से कर रहे हैं, और बागी नहीं बल्कि हमको तो असली बाला साहेब के सच्चे शिवसैनिक के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इसी वजह से ये मामला आज सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये सुप्रीम सुनवाई, अयोग्य लोगों को बने ना रहने दें, उद्धव गुट की तरफ से यह मांग की गई है 16 बागियों को अयोग्य करार दिया जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।